हेलो और स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। इतिहास में ऐसी कई मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई हैं जिनके चर्चे हमेशा होते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी स्ट्राइक की बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया की सबसे सफल स्ट्राइक्स में से एक थी। और सबसे हैरानी की बात, इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के 1971 की इस रहस्यमयी और अनकही कहानी की गहराइयों में चलते हैं। जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। 3 दिसंबर 1971 की आधी रात, ईस्टर्न पाकिस्तान के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के घने और खौफनाक जंगल, चारों तरफ घुप अंधेरा है। इन्हीं ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच एक बिल्कुल रहस्यमयी फोर्स दबे पांव आगे बढ़ रही थी। ये फोर्स बिना कोई आवाज किए पाकिस्तान की 97th इंडिपेंडेंट ब्रिगेड का पीछा कर रही थी। ये लोग ऐसे थे जिन्हें वहां के दुश्मन जनरल्स ने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये 3000 सैनिक कोई आम फौजी नहीं थे। इनके पास पहनने के लिए कोई ऑफिशियल वर्दी नहीं थी, गले में कोई डॉग टैग्स नहीं थे, और अगर ऑफिशियली देखा जाए तो इनका कोई देश भी नहीं था। ये टेक्निकली एक गोस्ट आर्मी थी, जिनके हाथों में AK-47 थी और दिलों में एक अलग ही आग जल रही थी। तो आखिर ये फोर्स आए कहां से? चलिए समझते हैं बर्थ ऑफ द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF का जन्म कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है 1962 के साइनो इंडियन वॉर के बाद, जब हजारों तिब्बती शरणार्थी बॉर्डर पर आए। तब ये बड़ा फैसला लिया गया कि इन्हें ट्रेन किया जाएगा। 1960s के दशक में US CIA ने इन्हें सीक्रेटली गरिल्ला वॉरफेयर की बेहद सख्त ट्रेनिंग दी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स बदली, 1967 आते आते इस फोर्स की पूरी कमान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के हाथों में आ गई। और इनकी ट्रेनिंग के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई ऑर्डिनरी बूट कैंप नहीं था। बिना एक भी आवाज किए दुश्मन के कैंप में घुसना, बिना किसी गन स्कोप के 200 मीटर दूर तक एकदम सटीक निशाना लगाना, और खाली पेट लगातार 40 किलोमीटर तक पहाड़ियों पर पैदल चलना। ब्रिगेडियर सुजन सिंह गुबान के अंडर इन कड़ी कंडीशंस ने इन लड़कों को एक बेहद खतरनाक और एलीट माउंटेन फोर्स बना दिया था। अगर आप एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री और इन SFF कमांडोज का कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का फर्क था। एक आम सेना भारी लॉजिस्टिक्स और दिखने वाले बैनर्स के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन SFF कमांडोज वो बिना आवाज किए 30 किलो का भारी वजन उठाकर चलते थे। और सबसे भावुक कर देने वाली बात यह थी कि हर कमांडो ने अपनी कमीज के अंदर एक छोटा सा तिब्बती झंडा छुपा रखा था। यही उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। और इस मोटिवेशन के साथ शुरू हुआ द साइलेंट गरिल्ला कैंपेन। इनके कैंपेन की रियलिटी सच में बहुत दर्दनाक थी। 40 डिग्री की सीधी और जानलेवा ढलाने, पत्थरों को नंगे हाथों से पकड़ने की वजह से बहता खून और हर जगह जोक। उन्हें बिल्कुल शांति से आगे बढ़ना था। अगर आप रुके या आवाज की तो सीधी मौत। हालात इतने एक्सट्रीम थे कि जब 11 अक्टूबर 1971 को यह ऑपरेशन शुरू हुआ तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में कमांडोज के जूतों की 3 जोड़ियां पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। ना उनके पास आपस में बात करने के लिए रेडियो था और ना ही आसमान से कोई एयर सपोर्ट। लेकिन इन सब के बावजूद उनका अटैक, तेजी और स्टेल्थ का एक मास्टर क्लास था। पहले धनुबाग में आधी रात को चौंकाने वाले रेड्स हुए। उसके बाद बरखल का हमला, जो इतना फास्ट था कि पूरा असॉल्ट सिर्फ 22 मिनट में खत्म हो गया। दुश्मन को तो लग रहा था कि ये स्थानीय मीज़ो विद्रोही हैं जो हमला कर रहे हैं, और उनकी यही गलतफहमी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी हार की वजह बनी। अब खागराचारी के बैटल को ही ले लीजिए। ये एक बेहद मजबूत पहाड़ी की चोटी पर बना किला था, जहां 1500 से ज्यादा दुश्मन सैनिक भारी हथियारों के साथ तैनात थे। कमांडोज ने खड़ी चट्टानों पर रात के अंधेरे में सिर्फ रस्सियों और अपने नंगे छिले हुए हाथों के सहारे चढ़ाई की। एक अचानक और जबरदस्त हमला हुआ। इस 3 दिन के युद्ध में 21 बहादुर कमांडोज शहीद जरूर हुए, लेकिन आखिरकार किले पर उनका कब्जा हो गया। और यहां से वक्त आता है फॉल ऑफ द 97th ब्रिगेड का। कसलोंग खाले में मौजूद 97th ब्रिगेड के मेन हेडक्वार्टर पे स्ट्राइक करने का टाइम आ गया था। यहां ब्रिगेडियर उबन ने एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक खेली जो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। उनके पास हेलीकॉप्टर्स बहुत कम थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 50-50 कमांडोज के छोटे ग्रुप्स को बार बार एक ही जगह उतारा। नीचे बैठे दुश्मन को लगा कि आसमान से हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ी सेना उतर रही है। इस डिसेप्शन ने दुश्मन को इतना डरा दिया कि उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए पीछे हटना शुरू कर दिया। सीन बिल्कुल सेट था। तारीख थी 8 दिसंबर, सुबह के ठीक 5 बज रहे थे।
टेंशन अपने पीक पर थी। एक तरफ ऊपर पहाड़ी पर 2500 एसएफएफ के कमांडोज थे, बिल्कुल खामोश, पेट के बल लेटे हुए और अपने टारगेट्स पर निशाना लगाए हुए। दूसरी तरफ घाटी के ठीक नीचे 2000 दुश्मन सैनिक थे, जो आने वाले इस तूफान से बिल्कुल बेखबर थे और आराम से अपना नाश्ता बना रहे थे। ये आखिरी हमले से ठीक पहले का वो खौफनाक सन्नाटा था। और फिर ठीक 5:15 पर अटैक शुरू हुआ। सिर्फ 45 मिनट। हाँ, आपने सही सुना। अगले 45 मिनटों तक आग और बारूद की ऐसी बारिश हुई कि तिब्बती युद्ध के नारों के बीच इन 2000 से ज्यादा सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट क्या था? इस आखिरी और डिसाइसिव हमले में एसएफएफ का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। 0 कैजुअलिटीज। ये सच में एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस शानदार जीत के बाद जो हुआ वो है इरेस्ड फ्रॉम ऑफिशियल हिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी हिस्टोरिक मिलिट्री विक्ट्री को ऑफिशियल हिस्ट्री से डिलीट क्यों कर दिया गया? असल में उस वक्त चीन पाकिस्तान का एक बड़ा एलाय था और तिब्बत के इशू पर बेहद सेंसिटिव था। अगर उन्हें भनक भी लगती कि तिब्बती शरणार्थी इस युद्ध में लड़ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता। 2 फ्रंट्स पर युद्ध से बचने के लिए भारत सरकार के पास ऑपरेशन ईगल के सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नष्ट करने के अलावा शायद कोई और प्रैक्टिकल रास्ता नहीं था। इसकी सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, ब्रिगेडियर ओबान को उनके कमाल के लीडरशिप के लिए मिलिट्री सम्मान तो मिला, लेकिन उस मेडल के आधिकारिक साइटेशन पर ऑपरेशन ईगल या उन कमांडोज का जिक्र तक नहीं था। उसमें बस इतना लिखा गया, ईस्टर्न सेक्टर में विशिष्ट सेवाओं के लिए। ये इस बात का क्लियर सबूत था कि इस कहानी को किसी भी हाल में बाहर नहीं आने देना था। लेकिन आज भी अगर आप मॉडर्न एसएफए बैरक्स में जाएंगे तो आपको ये जोशीला मोटो लिखा हुआ मिलेगा, वी फाइट फॉर इंडिया, वी ड्रीम ऑफ टिबेट। ये उन अनजाम वेटरन्स के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपना वादा निभाया। वो बिल्कुल खामोश रहे और उन्होंने अपने इस सैक्रिफाइस की कहानी किसी को नहीं बताई। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या 1971 के ये अनसंग गोस्ट वॉरियर्स कभी इतिहास के उस अंधेरे से बाहर आकर अपनी सही पहचान पा सकेंगे? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक अनरिकॉर्डेड जीत की असली कीमत क्या होती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।